नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी एड़ी चोटी का दम लगा रही ताकि सत्ता में दोबारा वापसी किया जा सके। लेकिन इन सबके बीच 22 नवंबर और 23 नवंबर की दो अलग अलग तस्वीरें भी सामने आई। एक तो 22 नवंबर को नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन था। वहां की तस्वीर थी, अखिलेश यादव ने लखनऊ में बकायदा केक काटा, लेकिन शिवपाल यादव सैफई में थे। इससे समाज में संदेश गया कि चाचा और भतीजे में अभी तक दूरी बरकरार है। और दूसरी तस्वीर 23 नवंबर की है। वो सामने आई कि अखिलेश यादव ने आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी से मुलाकात की। सपा आरएलडी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर शायद अखिलेश यादव के आवास पर जयंत चौधरी की मुलाकात हुई और मंथन हुआ। माना जा रहा है कि दोनों ही दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर घोषणा जल्द हो सकती है। अब ऐसे में सवाल तो बनता है कि परायों से प्यार, अपनों से आखिर क्यों इनकार। सवाल तो बनता है कि शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव अलग अलग क्यों नजर आ रहे हैं। सवाल तो बनता है कि यादव और शिवपाल में गठबंधन होगा या शिवपाल की पार्टी प्रसपा का सपा में विलय होगा या दोनों में से कुछ भी नहीं होगा। सवाल तो बनता है कि अखिलेश यादव कह चुके हैं कि चाचा का पार्टी में पूरा सम्मान होगा, लेकिन सीट मिलेगी या फिर कोई कद मिलेगा, इस पर कुछ नहीं बोले। नेताजी के जन्मदिन पर दोनों का एक साथ नजर ना आना राजनीतिक पंडितों को खटक भी रहा और कई कयासबाजियां शुरू हो गई। सवाल तो बनता है कि आखिर 2022 में सपा और प्रसपा का भविष्य क्या होगा। इन सबके बीच जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच मुलाकात के भी कई मायने हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर कितनी सीटें मिलेगी, इसको लेकर मंथन चल रहा था, लेकिन अभी तक फिलहाल तस्वीर साफ नहीं हुई। लेकिन सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि लगभग 20 से 30 सीटों की बात चल रही है और कई सपा के जो नेता है वो उनके आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अभी तक ये स्थिति साफ नहीं हो पाई। मुलाकात की तस्वीर जरूर सामने आई। तो अखिलेश के आवास पर मंथन का दौर चल रहा था और वहां पर मुद्दा क्या था ये छिपा हुआ नहीं है। मुद्दा यही कि आखिर हम अगर साथ आते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में साइकिल की रफ्तार को बढ़ाना है और आरएलडी की भूमिका को बढ़ाना है, तो उसमें सीटों के बंटवारे को लेकर क्या सामंजस्य बिठाया जाए, कितने पर बात बन सकती है और वो बात बने तो उसका कोई रणनीतिक तौर पर नतीजा निकल पाए। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर अखिलेश और जयंत के बीच मुलाकात हुई। हमारे सहयोगी ने भी जायजा लिया, देखिए जरा। लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी इस समय अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उनके आवास पर मौजूद हैं। बताया है करीब 1.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है इस बैठक को चलते हुए। और जिस तरीके से माना जाता है समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच का गठबंधन है, हालांकि गठबंधन के बाद तमाम सारी अलग अलग चर्चाएं जरूर उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रही थी, लेकिन आज की जो खबर है वो ये है कि जो आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जयंत चौधरी वो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आवास पहुंचे और माना जा रहा है जो सीटों को लेकर जो बात चल रही थी वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ रास्ता जरूर निकल आया। लेकिन ये जरूर अभी साफ नहीं हो पाया है कि जो सीटें हैं आरएलडी को कितनी मिलनी है विधानसभा चुनाव में। लेकिन अभी ये जरूर है कि जिस तरीके से दोनों ही नेताओं ने साथ की जो फोटो है वो ट्वीट करके साफ किया गया है। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने फोटो ट्वीट करने के बाद साथ कहा है कि बढ़ते कदम, और उसके साथ अखिलेश यादव ने भी जो दोनों के साथ मुलाकात की बैठक वो साझा की। हालांकि कितनी सीटों पर चर्चा हुई, कितने सीटों को लेकर बात हुई, सहमति बनी, ये फिलहाल अभी साफ नहीं हो चुका है। लेकिन जरूर है कि राष्ट्रीय लोकदल और जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन है वो साथ रहेगा, ये साफ हो गया है। और जिस तरीके से दोनों नेताओं की मुलाकात हुई, करीब 1.5 घंटे ज़्यादा का वक्त हो चुका है इस मुलाकात को। ये देखना होगा कि कितनी सीटें आपस में की सहमति बनती है और आगे की क्या कुछ राजनीति का जो चेहरा है वो देखने को मिलता है। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। बहरहाल तो ये तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर का भी हम जिक्र कर रहे हैं और उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ वो भी तस्वीर थी जो कि जन्मदिन की तस्वीर थी। वहां पर नेताजी मंच पर थे और अखिलेश उनके साथ थे, तमाम पार्टी के सदस्य उनके साथ थे, रामगोपाल यादव उनके साथ थे, लेकिन सैफई में अकेले थे शिवपाल और उनके साथ उनके लोग थे, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोग थे। वहां उम्मीद की जा रही थी कि मंच एक होगा और वहीं से कोई बड़ी घोषणा होगी, मध्यस्थता बहुत संभव नेताजी खुद कर दें, लेकिन वहां पर मध्यस्थता भी नहीं हो पाई और ना ही एक मंच साझा हो पाया। वो अलग बात है कि अखिलेश अभी भी कह रहे हैं, शिवपाल सिंह यादव भी एक हफ्ते की बात कह चुके हैं कि हम बड़ा एक ऐलान करेंगे और बड़ी एक सभा करेंगे, उस सभा में बड़ी घोषणा भी हो सकती है और तैयार हैं शिवपाल यादव।
वो चाहे विलय तक की नौबत आ जाए, वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी में विलय कराने को भी तैयार है। लेकिन अखिलेश इसके लिए अभी तक मन नहीं बना पाए और राजनीतिक विशेषज्ञों की माने, अंदर खाने के समझे तो अखिलेश को लगता है कि सब कुछ जब उनके पास है तो आखिर पैरेलल किसी और को क्यों खड़ा करना, क्योंकि कद में अपने आप और वरिष्ठ भी हैं उनके चाचा शिवपाल यादव। संगठन में एक अच्छा अनुभव, उन्होंने खून पसीने से सींचा इस दल को। मुलायम सिंह यादव के साथ लंबी लड़ाई वो लड़ते रहे, लेकिन एक दौर आया जब वहां पर बंटवारा हो गया, परिवार के अंदर टूट फूट हो गई। हालांकि बाद में कई ऐसे फंक्शन, कई ऐसी चीजें थी जहां पर सब एक नजर आए और ये दिखाने की कोशिश की गई कि बात जो थी वो बिसर गई, जो बात थी वो अब खत्म हो चुकी है। अब यहां पर राजनीतिक दल भले दो हैं लेकिन विचारधारा एक है और परिवार में कहीं कोई टूट नहीं है। लेकिन वहां पर भी कोई बात नहीं बन पाई है और अब जब जयंत से मुलाकात हुई है तो यहां पर कितनी बात बन पाई है यह भी चर्चा का विषय है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। रोहित अग्रवाल हमारे साथ हैं, प्रवक्ता आरएलडी के, बहुत स्वागत है रोहित आपका। कुलभूषण त्रिपाठी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है त्रिपाठी साहब आपका। राजेश चौधरी हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, बहुत स्वागत है चौधरी साहब आपका। और अजय यादव हैं, नेता समाजवादी पार्टी के, बहुत स्वागत है अजय भाई आपका भी। सबसे पहले रोहित अग्रवाल, शुरुआत आपसे ही। एक लंबे समय से ये कयास लग रहे थे और ये संभावना व्यक्त की जा रही थी कि बहुत जल्द बात बन जाएगी। फिलहाल उसमें कई कदम आगे बढ़कर हमने देखा कि वो तस्वीर सामने आ गई और आवास पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। मुलाकात में बहुत संभव इसी पर बात हुई होगी कि कैसे लड़ें, कैसे साथ आए और सीटों का बंटवारा क्या, या इससे इतर भी कोई मुद्दा है, कोई पेंच है? जनता के हितों का मुद्दा है, जनता के मुद्दों की बात हुई। ये बात हुई कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से इस जनता को छुटकारा दिलवाएं, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जुल्मों से जनता को निजात दिलवाएं। इस पर बात हुई कि जनता आज क्या चाहती है, आज जनता त्राई कर रही है, आज जनता की क्या मांगे हैं, उन मुद्दों पे बात हुई, चर्चा हुई, राजनीतिक चर्चाएं हुई और हर मुद्दे को हमने छूने की कोशिश की। रोहित भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी पार्टी होती है और जो भी नेता होते हैं वो जनता के ही मुद्दे उठाते हैं, जनता के ही हित का सोचते हैं, उससे इतर तो कुछ सोचते ही नहीं है। लेकिन ये भी एक सच है ना जिसको आप मानेंगे मुस्कुराते हुए कि अपना भी वो सोचते हैं कि उनका क्या, उनकी पार्टी का क्या, उनकी पार्टी को अगर मौका मिल रहा है और किसी के साथ वो गठबंधन में जा रहे हैं तो उनको एक अच्छा सम्मानजनक एक व्यवस्था भी मिले, ये भी उनका हित होता है, इसमें कोई छिपा नहीं है। और ये महत्वाकांक्षा भी अगर है तो स्वाभाविक है, होनी चाहिए, राजनीति में है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अगर जनता का हित हम लेके चलेंगे तभी हमारा अस्तित्व बचेगा, वरना भारतीय जनता पार्टी वाली स्थिति होगी कि आज 325 सीटों के बाद भी ये जनता के बीच में नहीं जा पा रहे हैं, कुर्ता पहन के जाते हैं और बिना कुर्ते के वापस आते हैं। तो इसलिए जनता के हित सबसे सर्वोपरि है हमारे लिए। आपने देखा किस तरीके से अपना मैनिफेस्टो भी लॉन्च कर दिया था और 2022 के 22 संकल्प, और जिसके अंदर हमने जनता के मुद्दों की बात की है, हमने बात की है युवाओं को 1 करोड़ रोजगार देने की, हमने बात की है किसानों को 14 दिनों में गन्ना किसानों को भुगतान देने की, हमने बात की है आलू किसानों को एमएसपी देने की। तो हमारे लिए जनता के मुद्दे सर्वोपरि हैं, हमारे लिए जनता सर्वोपरि है, क्योंकि अगर जनता रहेगी और जनता का विश्वास हम पे रहेगा तभी हमारा अस्तित्व रहेगा। वरना स्थितियां, आप कितना भी अपने हित के बारे में सोच लीजिए, जब तक आप जनता की सेवा नहीं करेंगे और जनता का साथ आपके साथ नहीं होगा तब तक आपका कोई अस्तित्व मायने नहीं रखता। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है रोहित भाई कि जैसा आपने कहा कि जनता का हित सर्वोपरि, अगर वो नहीं तो आपका अस्तित्व नहीं, पार्टी का अस्तित्व नहीं। और शायद आरएलडी ने वही काम नहीं किया था, इस वजह से ही उसकी ये स्थिति बन गई थी। लेकिन आपके पास, आपके नेता के पास एक बढ़िया मौका है और अगर वाकई आप उस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं तो आपको जनता का साथ मिलना भी चाहिए। लेकिन राजेश चौधरी, देखिए, रोहित अग्रवाल का कहना है कि जनता के हितों के जरिए और उसके लिए यह मुलाकात हुई है, वही सर्वोपरि है, क्योंकि आपने हित का ख्याल रखा नहीं 325 आने के बाद भी, इसलिए अब आप जनता के दिल में नहीं रह गए। आरएलडी रखेगी सपा के साथ, इसलिए वो छा जाएगी। देखिए, इनका नाम है आरएलडी, राष्ट्रीय लोक दल, और इनका राष्ट्र 3 जिलों में जाकर के समाप्त हो जाता है। अरे भाई, आपका भी नाम है भारतीय जनता पार्टी और आपका भी जो नहीं, आप सुन लीजिए चौधरी साहब, जब इतना घमंड दिखा रहे हो तो कम से कम अपनी सच्चाई भी जानो ना। 1984 के अंदर 2 सांसद थे आपके, और हम 2 और हमारे 2 की पार्टी के नाम से आप जाने जाते थे, और नाम था आपका भारतीय जनता पार्टी।
तो जब इतना घमंड है आपके अंदर कि आप हमारी पार्टी का मतलब समझा रहे हो, तो ये अपना अस्तित्व भी तो याद रखो, अपना अस्तित्व क्यों भूल जाते हो? ये तो जनता है। ठीक है चौधरी साहब सुनते हैं आपको चौधरी साहब को सुनते हैं, रोहित भाई चौधरी साहब को सुनते हैं। देखिए बीजेपी का भी मतलब आप लोग खूब समझाते हैं, तो आरएलडी का समझा रहे हैं, दोनों ही लोग तो एक दूसरे को समझाते रहे हैं ना। नहीं भाजपा मौके पर समझाते रहे, बीजेपी का भी बहुत मतलब समझाएगा। ये भी दो सुन लेते हैं, राजेश चौधरी को सुन लेते अपने अस्तित्व को मत भूलिए। लपक करने आए हो या बहस करने आए हो रोहित भाई? नहीं लपर आप लोग करते हो। एक साल से लपर कर रहे थे कृषि कानून के ऊपर। नहीं एक साल से लपर कर रहे थे कृषि कानून के ऊपर, एक साल बाद लपर बंद हो गया आपका। अब एक साल बाद आप कृषि कानूनों के नुकसान समझा रहे हो। अरे सुनो, उंगली मत दिखाओ, उंगली नीचे कर लो। उंगली दिखाने का समय चला गया, उंगली दिखाने का समय चला गया। अब उंगली मत दिखाओ, नहीं अब उंगली मत दिखाओ, उंगली दिखाने का चला गया, बात नहीं। सुनो, एक साल से कृषि कानून के फायदे सुना रहे थे। अरे एक साल से कृषि कानून के फायदे गिनवा रहे थे। अरे भाई अब जरा दोनों लोग शांत हो जाइए, दोनों लोग शांत हो जाइए और कम से कम मर्यादा का ख्याल रखिए भाई। आप दोनों लोग नहीं, आप लोग राजनीतिक दलों के प्रवक्ता हैं, ये लपर क्या होता है? कृषि कानूनों में अरे भाई हाँ, कृषि कानून पे माफी मांगी है देश के प्रधानमंत्री ने, बड़ा दिल है उनका। अब जरा सुन लीजिए, रोहित अग्रवाल एक मिनट। आप दोनों लोग एक पार्टी के, अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता है, नेता है, प्रतिनिधित्व करते हैं, दर्शक आपको देख रहे हैं। लपर क्या होता है भाई? थोड़ी भाषा का ख्याल रखिए। और उंगली कोई किसी को ना दिखाए, उंगली कोई किसी को ना दिखाए भाई, वरना बिना जनता उंगली दिखाए काम कर देती है, इसका ख्याल आप रखिएगा। जनता उंगली नहीं दिखाती है, उंगली लगा देती है। इसलिए नहीं, अगर एक दूसरे को बीच में काटना भी है, बोलना भी है, तो छोटा छोटा कमेंट हो सर, प्लीज। और मैं ऐसी चर्चा नहीं करता हूं, प्लीज मैं माफी चाहूंगा, मैं ऐसी चर्चा नहीं करता हूं, मुझे ना तो पसंद है ऐसी चर्चा करना, चीखना चिल्लाना और चिल्लाने देना। आप लोग आराम से बात करिए, तार्किक बातें रखिए, मैं सुनूंगा, दर्शक भी सुनेंगे। अब बारी आपकी, राजेश चौधरी। मुलाकात हुई है और जनता के मुद्दों के जरिए और उनके लिए मुलाकात हुई है, यह तर्क है रोहित अग्रवाल का, कोई गलत नहीं है? अरे गलत नहीं, तो बीच में क्यों बोलेंगे भाई? कोई बात नहीं, चलिए अब क्या राजा हो जो तुम्हारे बीच में नहीं बोलेंगे? नहीं तुम राजा हो। अरे राजा कोई नहीं है भाई, जनता के सामने सब रंग होते हैं। अब तुम राजा हो। अरे रोहित अग्रवाल समय व्यर्थ मत करिए ना आप लोग। बोलिए चौधरी साहब, समय तो मुझे बोलने दिया। बोलिए चौधरी साहब बोलिए। जब इनको मैं धैर्यपूर्वक सुन रहा हूँ, बोलिए भाई। अब इतना नाराज क्यों हो गए? कई बार होता है बीच में टीका टिप्पणी होती है, यही डिबेट यही होती है ना। अरे बोलिए राजेश भाई, बोलिए। चौधरी साहब बोलिए भाई, बोलिए। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में, तो बताइए। आप बोलिए। बोले। देखिए, इनको तो ये राष्ट्रीय लोक दल का नाम है हमारे यहाँ पे, हम इन्हीं के क्षेत्र से आते हैं। हम भी गाँव में बैठ करके ही बहस कर रहे हैं, गाँव में रहते हैं, और जिस एरिया में इनका जो एक जाति को लेकर के चलते प्रभाव माना जाता है, वहीं बैठे हुए हैं हम भी। गांव में घुसने नहीं है, गांव में तो जगह आपको नहीं मिल रही है कहीं घुसने के लिए मित्र। और आपके सांसद है कुर्ता पहन के जा रहे हो, बिना कुर्ते के वापस आ रहे हैं। नहीं आप जब आप उस शहर से आते हैं, आप जब कह रहे हैं आप पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो आपके पश्चिम उत्तर प्रदेश की गन्ना किसानों को आपको समस्या पता ही नहीं पता है। पहुंचाने का काम हमने किया, इसको कहते हैं बेपेंदे का लोटा। नहीं बेपेंदे के लोटे आप लोग हैं, बेपेंदे के लोटे आप लोग हैं जो ज्योतिराज सिंधिया को लेके और केंद्र मंत्री बनाते हैं। बेपेंदे के लोटे आप लोग हैं, बेपेंदे के लोटे आप लोग हैं जो नहीं ज्योतिराज सिंधिया को लेके और जितिन प्रसाद को लेके मंत्री बनाने का काम करते हैं। बेपेंदे के लोटे आप लोग हैं, अपने कार्यकर्ताओं का अपमान करते हैं, ये आप लोग हैं, ये आप लोग हैं। राष्ट्रीय लोकदल भी था, 2022 में सुपड़ा साफ होने वाला है आपका। 2022 के बाद आपकी सारी जमानतें नहीं बचेंगी। जो 325 सीटें आपको जनता ने दी थी, नहीं 325 सीटें, हाँ बिल्कुल हमने बागपत से हराया, बागपत से। नहीं बिल्कुल आपने हराया है और बिल्कुल आप ही जिताएंगे। और आपने ही माना है कि जयंत चौधरी को हराना और चौधरी अजीत सिंह को हराना अपराध था। जयंत चौधरी और चौधरी अजीत सिंह जी को हराना गलती थी, ये जनता ने माना है। जनता ने माना है कि आप जैसे राक्षसों को चुनने के बाद जनता को क्या मिला? अरे भाई अब एक मिनट जरा दोनों शांत हो जाए, दोनों जरा एक मिनट भाई, एक मिनट रोहित अग्रवाल और राजेश चौधरी। और रोहित अग्रवाल
एक दूसरे को राक्षस कहना ये कहां की मर्यादा है भाई? और जनता को आप अपराधी बता रहे हैं। जनता कह रही है कि जो उसने अपराध किया था वो अपराधी है, आप लोगों को हरा दिया तो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और अभी परिणाम नहीं आया, आपका गठबंधन अभी हुआ नहीं है, सीटें बटी नहीं है, आपने परिणाम का यहीं से घोषणा कर दिया, ऐलान कर दिया, अभी परिणाम आना बाकी है भाई। पिछली बार भी सब दावा कर रहे थे, पिछली बार आप भी दावा कर रहे थे, सपा भी कर रही थी, बसपा भी कर रही थी, कांग्रेस भी कर रही थी, बीजेपी भी कर रही थी, जनता ने बीजेपी को मौका दिया। इस बार किसको मौका देगी ये भी जनता को तय करना है। बहरहाल एक मिनट, रोहित अग्रवाल और राजेश चौधरी दोनों को रोक रहा हूं बहुत जल्दी से। अजय यादव साहब, सवाल इस बात का है ना कि नेताजी के जन्मदिन पर चाचा सैफई में हो और भतीजे और पार्टी के मुखिया वो लखनऊ में हो, नेताजी उनके साथ हो, वो कह रहे हैं कि एक हफ्ते का समय आप विलय तक की तैयारी हम करके बैठे हैं, बुलाइए तो। परायों से प्यार, अपनों से इनकार, ये चर्चा हो रही है और ये आरोप लग रहा है राजनीतिक तौर पर, ऐसा क्यों है? अब उनका पारिवारिक मामला है, हो सकता है आगे समय में सुलह हो जाए। ये हमारे माननीय अखिलेश जी, नेताजी तो चाहते ही हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि एक हो जाए, जिससे पार्टी को मजबूती मिले। अब क्या वजह है, और उम्मीद है आने वाले समय में कुछ समय बाद उनका मिलन हो जाएगा। और रही ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी की, बहुत बढ़िया नेता है वो, बहुत ईमानदार, बगैर भेदभाव, बगैर पक्षपात। तो जो हमारे क्षेत्र रहा यहाँ कन्नौज में, बहुत उनका साथ रहा, बहुत अच्छे नेता है। तो शिवपाल जी अच्छे नेता नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, वो भी है। तो आप कहते हैं ना कि शिवपाल जी और अखिलेश जी दोनों अच्छे नेता हैं। नहीं, क्या बात है उनकी अंदरूनी, क्या नहीं, चलिए कोई बात नहीं, आपने नहीं कहा। मैं आप लोगों की बाध्यता समझता हूं, और परिवार की बात होती है तो कई बार आप लोग बाध्य होते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, राजनीति जनता के हित के लिए ही होती है ना, आप सब लोग करते हैं। अब जैसा आपका स्वभाव है, नेचर है, कुछ लोग करते हैं पैसों के लिए करते हैं, कुछ मतलब अपना अपना ये स्वभाव होता है। आप तो बहुत ईमानदार व्यक्ति निकले। कुछ लोग होते हैं जो पैसों के लिए करते हैं, आप मान रहे हैं कम से कम, और कुछ लोग होते हैं लेकिन मेरा प्रश्न ये था कि अगर जनता के हित सर्वोपरि है तो परिवार ऊपर है या जनता? अगर राजनीति जनता के लिए कर रहे हैं, ये तर्क कोई भी देता है, बीजेपी दे, आप दे, ये दे, वो दे, कोई भी दे, तो फिर परिवार के हित और परिवार के विवाद कहां है? और परायों से अगर प्यार है तो फिर अपनों से इनकार क्यों है? इसी को लेकर राजनीतिक तौर पर आरोप लग रहा है बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। तमाम लोग कह रहे हैं कि ऐसे रहा तो बात बिगड़ जाएगी। क्या आपको नहीं लगता कि हां, जयंत से मुलाकात जरूरी थी, बिल्कुल सही है, कर लिया, लेकिन शिवपाल के साथ भी आना, एक मन साझा करना, इससे एक अच्छा मैसेज जाता? अजय जी, आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं। नहीं, वो तो जो आप ठीक कह रहे हैं कि अगर एक हो जाए तो ज्यादा ठीक है, पार्टी को मजबूती मिलेगी। और वैसे भी समाजवादी पार्टी कमजोर कहीं नहीं है, जनता साथ में है। हम तो लोगों को भावना लेते हैं। जैसे अखिलेश जी का पिछला रहा कार्यकाल, कहीं कोई गुंडागर्दी नहीं हुई, कहीं कोई कब्जे नहीं हुए। आज आप देखिए भाजपा के राज में ये कहते थे न गुंडा राज न भ्रष्टाचार। शायद इतना ज्यादा आजादी के इतिहास के बाद में शायद भ्रष्टाचार कहीं नहीं रहा होगा। आप जाइए थानों में जाइए, तहसील में जाइए। अगर आप कह रहे हैं कि पिछली आपकी सरकार में न भ्रष्टाचार हुआ, न गुंडा राज था, कुछ हुआ ही नहीं था, तो इसीलिए तो जनता ने साफ कर दिया कुछ हुआ ही नहीं, ये भी एक उनका तर्क हो सकता है। बहरहाल कुलभूषण त्रिपाठी साहब, यूपीए में एक अहम जिम्मेदारी आरएलडी के प्रमुख उस वक्त की थी और उनको एक अच्छा पोजीशन भी कैबिनेट में दिया गया, पद भी दिया गया। आज आरएलडी की मुलाकात, जयंत की मुलाकात अखिलेश से होती है, आपको नहीं लगता कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में इससे इन दोनों को कम से कम मजबूती मिल जाएगी? कांग्रेस इसको कैसे वॉच कर रही थी? आप लोगों ने अप्रोच ही नहीं किया। अतुल जी, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने अप्रोच नहीं किया, मुलाकात हुई थी और सौजन्यपूर्ण मुलाकातें होती रहती हैं हर पार्टी के बीच में, और आज अखिलेश जी और जयंत जी की मुलाकात हुई है। निश्चित तौर पे अगर जो उनका समझौता होता है वो लोग साथ लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर इस बार अकेले और 403 सीटों पर लड़ने जा रही है, जिसकी घोषणा बुलंदशहर में अभी प्रियंका जी कर चुकी है। हम लोग मुद्दों को लेकर, प्रतिज्ञाओं को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, और इस समय उत्तर प्रदेश में जो हालत है अपराध की, विकास की,
उसको देखते हुए जनता चाह रही है कि कोई भी पार्टी जिसका एक विजन हो, जिसकी एक नीतियां हो, जो अर्थनीति पर, विदेश नीति पर, रक्षा नीति पर अपने विचार रखती हो, उस पार्टी को मौका दिया जाना चाहिए। और हमने अपनी प्रतिज्ञाओं के माध्यम से जनता के बीच पैठ बनाई है। हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ 4 चरण का प्रशिक्षण का कार्य पूरा कर चुके हैं, प्रतिज्ञा यात्राओं के माध्यम से जुड़े हैं, प्रतिज्ञा पदाधिकारी सम्मेलन हमारे चल रहे हैं और आदरणीय प्रियंका जी लगातार न्याय के लिए और वंचितों के और शोषितों के मुद्दे उठा रही हैं, उनके बीच जा रही हैं। निश्चित तौर पर विपक्ष का काम होता है कि सत्ता में जो सरकार बैठी है अगर वो गलत कर रही है तो हम उसे जनता के बीच ले जाएं। और यह बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि चाहे वो केंद्र की बीजेपी की सरकार हो या प्रदेश की बीजेपी की सरकार हो, वो जनता का विश्वास खो चुकी है। प्रधानमंत्री जी कोई घोषणा करते हैं और देश का किसान और आम आदमी उस पर भरोसा नहीं करता है। संसदीय लोकतंत्र में शायद इससे ज्यादा निराशाजनक कोई क्षण नहीं हो सकता है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में दावे तमाम किए जाते हैं, लेकिन आज जो आंकड़े जारी हुए हैं उनके हिसाब से देश में बेरोजगारी की दर का जो हाल है दिनों दिन खराब होता चला जा रहा है। और ऐसे समय में इस सरकार को जनता हटाना चाहती है। सेंटर फॉर माइनॉरिटी इंडियन इकोनॉमी का जो सर्वे आया है उसमें उन्होंने कहा है कि जुलाई में 39.97 करोड़ लोग रोजगार पाए हुए थे, जो आज का आंकड़ा 39.78 करोड़ रह गया है। पता लगा कि 19 लाख लोगों की नौकरियां जुलाई से अगस्त 2021 में चली गई। अगस्त में बेरोजगारी की दर बढ़कर 8.32 हो गई है। ऐसे समय में देश की जनता चाहती है कि ये महंगाई लाने वाले लोग, इनका विकास क्या है? नफरत का विकास है, इनका विकास महंगाई का विकास है, इनका विकास बेरोजगारी का विकास है, इनका विकास गड्ढा युक्त सड़कों का विकास है, इनका विकास अपराध का विकास है। उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में लगातार अपराध के आंकड़े बढ़ रहे हैं और ऐसे भी ये सरकार दावा करती है कि इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था दे दी है। तो जनता के मुद्दों को लेकर कांग्रेस जा रही है और कांग्रेस जनता के बीच पहुंच रही है। हमारा संगठन मजबूत हो रहा है। कुलभूषण जी, आपने बहुत अच्छा जिक्र किया, कई आंकड़े रख दिए। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, बहुत सिंपल सा सवाल दर्शकों के लिए मैं समझना चाहता हूं कि आखिर कौन सी ऐसी बात है जो आपने समाजवादी पार्टी से अलग कही, आरएलडी से अलग कही? मुद्दे जो आप गिना रहे हैं वही मुद्दे वो भी लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि वहां पर छोटे छोटे दलों को उनको जोड़ना जरूरी है। कांग्रेस के पास ऐसा क्या है? वो कौन सी रणनीति है या फिर कौन सा एक अपने आप में जादुई आपके पास छड़ी है कि आपको लगता है कि 403 पर अकेले जा रहे हैं और एक तरफा आ रहे हैं? निश्चित तौर पर अतुल जी, कांग्रेस के पास जादुई छड़ी हमारा नेतृत्व है और साथ में हमारे कार्यकर्ताओं का संघर्ष है। बड़े लंबे समय से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने वनवास झेला है और वनवास से जो हमें सीख मिली है उसको लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और उनके बीच अपने मुद्दे और दावे लेकर जा रहे हैं, उनको पूरा कराने की बात करेंगे। क्योंकि कांग्रेस के पास एक विजन है, कांग्रेस के पास एक दिशा है जो हम देश को देने जा रहे हैं। 70 साल में कांग्रेस ने जो किया वही आज बीजेपी बेच पा रही है। तो एनजीसी का सौदा होने जा रहा है, ये कल की खबर है और मार्च तक 19 एयरपोर्ट आप और कुलभूषण त्रिपाठी साहब, ऐसे प्रदेश का चुनाव है और आप देश को दिशा देने जा रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता आता है, लेकिन यहां सवाल इस बात का है राजेश चौधरी साहब कि अगर कांग्रेस वाकई इतनी मजबूत स्थिति में है तो जयंत और अखिलेश की मुलाकात से आपको भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं दिखाई देती है। ये किसने कहा हम भयभीत हैं? हम तो अपने काम के दम पर चुनाव में जा रहे हैं। कांग्रेस की यदि बात करेंगे तो बहुत प्रवचन कर रहे थे हमारे मित्र त्रिपाठी साहब। कांग्रेस की स्थिति क्या है आज उत्तर प्रदेश के अंदर? शून्य है। शून्य में न कुछ घटा सकते न बढ़ा सकते, जोड़ेंगे तब भी शून्य आएगा, घटाएंगे तब भी शून्य आएगा। तो बहुत राजेश जी, शून्य अंक में जुड़ते गए तो भाई हम बन जाएंगे। और देखिए, 2019 से संघर्ष वाला चुनाव नहीं होगा। 2019 में कांग्रेस भी इन्हीं के साथ थी, बहुजन समाज पार्टी भी थी, राष्ट्रीय लोकदल भी था, सपा थे, सब तो इन्होंने करके देख लिया है। सारे प्रयोग उत्तर प्रदेश के अंदर ही हुए हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है और जिस दल की बात कर रहे हैं वो तो रोज लुढ़क दल है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसके। नहीं, लुढ़क दल तो भारतीय जनता पार्टी भी है, जो कृषि कानून लेके आती है और 750 शहादतों के बाद वो पीछे हट जाती है और कानूनों को वापस ले लेती है। जब कृषि कानूनों को लेके आती है, किसानों का सौदा करती है उद्योगपतियों के हाथों में, तब आपको नहीं समझ में आया था कि आपने किसानों का सौदा कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने उद्योगपतियों के हाथों में। और जब 750 शहादतें हो जाती हैं उसके बाद आप वो कृषि कानून वापस ले लेते हैं। तो आपसे बड़ा बिन पेंडी का लोटा कौन हुआ? सबसे बड़े बिन पेंडी के लोटे तो आप ही हैं, सबसे बड़े बिन पेंडी के लोटे आप हैं।
जो किसानों का पहले सौदा करते हैं उनके पतियों के हाथों में, और उसके बाद कृषि कानून 750 किसानों की शहादत के बाद वापस ले लेते हैं। तो बिन पेंडी का लोटा तो भारतीय जनता पार्टी हुई। तो भारतीय जनता पार्टी से बड़ा बिन पेंडी का लोटा कोई नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा, नहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको जनता ने अपने अग्रवाल साहब सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, फिर मैं आ रहा हूं। कुलभूषण जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अग्रवाल साहब एकदम धारा प्रवाह नहीं, बीच में अगर बोलिए तो थोड़ा कमेंट, छोटा कमेंट रहे, ठीक है। चौधरी साहब जल्दी से कंक्लूड करिए, उसके बाद मैं आऊं अग्रवाल साहब के पास। अब देखिए अभी 2019 का चुनाव हो चुका है। 2019 में कितनी जगह ये सक्सेस हुए आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। 2019 के बाद 2021 में पंचायत के चुनाव हुए, क्या हालत हुई है इनकी जानते हो। 2022 में बहुत दूर नहीं है, 2-3 महीने की बात है, आप चिंता मत करो। चाहे अखिलेश यादव से मिले जा करके, चाहे कांग्रेस के चरणों में गिरे जाके, चाहे मायावती जी के पास जाए, परिणाम इनका वही आने वाला है। आप परवाह करने की जरूरत नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और पिछली बार से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ठीक है, कुलभूषण जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मैं जाऊंगा अग्रवाल साहब के पास। कुलभूषण जी, मैं सिर्फ 2 टिप्पणी करना चाहता हूं अतुल जी। जैसा इन्होंने कहा कि अगले हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी होंगे, ये तो भारतीय जनता पार्टी ही तय नहीं कर पा रही है। गांधी को घोषित कर रहे हैं क्या त्रिपाठी जी? अगर जो आप कर दें तो मैं स्वागत करूंगा, क्योंकि आपके नेतृत्व से बहुत बेहतर नेतृत्व है प्रियंका गांधी का। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए अपने इस नेतृत्व पे, जो सिर्फ झूठे दावे और आंकड़े का नेतृत्व है। प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार है, आपकी हिम्मत ही नहीं हो रही है। हमारे यहाँ विधायक दल तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, आपकी तरह तानाशाही नहीं चलती है। आप राजेश जी ध्यान रखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विधायक दल तय करेगा हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। मैं अतुल जी कह रहा था कि एक शब्द इन्होंने प्रयोग किया राजेश जी ने। राजेश जी का कहना है कि साहब प्रयोग नहीं करते हम। आपने तो पूरे देश को प्रयोग बक्साला बना रखा है। पहला प्रयोग आप करते हैं 15 लाख देने का, दूसरा प्रयोग करते हैं 6 दिन लाने का, तीसरा प्रयोग करते हैं नोटबंदी का, चौथा प्रयोग करते हैं नियंत्रित जीएसटी का, पांचवा प्रयोग आप करते हैं किसान बिल का, और उसके बाद अपने मूल चरित्र पर आप लौट के आते हैं। अतुल जी, मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है माफी मांगने का। माफी वीर सावरकर जो अंग्रेजों से माफी मांगते रहे, आज प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों से माफी मांग रहे हैं, देश की जनता से माफी किसानों से ही तो माफी मांगी है ना, किससे माफी मांग लिया? और सावरकर ने माफी मांगी है, किसने मांगी है? ये मुद्दा है क्या आज के चुनाव का? अभी कह रहे थे कि महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर कहां से जाएंगे, घूम कर आ गए सावरकर पर। मुझे नहीं लगता है कि जनता को अभी फिलहाल इससे कोई लेना देना है। बहरहाल ठीक है कुलभूषण जी, अगर आपका यही कमेंट था तो मैं रोक रहा हूं सर, मैं रोक रहा हूं। रोहित अग्रवाल देखिए, अहंकार तो किसी का नहीं चलता है ना। राहुल गांधी ने भी कहा था कि कांग्रेस में अहंकार आ गया था इसलिए हार हुई है। तो अहंकार किसी का नहीं चलता है, जनता किसी के सामने अहंकार के सामने नहीं रहती है। बहरहाल रोहित अग्रवाल, सवाल इस बात का है कि कांग्रेस के प्रवक्ता का अगर यह तर्क है कि हम एक तरफा लड़ रहे हैं और सबसे बढ़िया लड़ रहे हैं, हमारे पास मुद्दे भी हैं, इसलिए हमें किसी से मुलाकात की जरूरत नहीं है। आपकी अगर ये मुलाकात हो रही है तो उसमें कहां पर, किस जगह पर लगता है कि हाँ यहां पर यह पैकेज होना चाहिए? कहां सीट का बंटवारा फंस रहा है, या फिर अगर बात तय हो जाती है तो उसमें आपको क्या लगता है कि कितनी मजबूत लड़ाई आप लड़ेंगे बीजेपी से? क्योंकि कांग्रेस आपसे अच्छा लड़ रही है, वो खुद कह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल कहना भी चाहिए कांग्रेस के प्रवक्ता को कि हम अच्छा लड़ेंगे। वो राजनीतिक दल हैं और कभी उनको ये थोड़ी ना कहना चाहिए कि साहब हम अच्छा नहीं लड़ेंगे। और अगर वो विपक्ष हैं आज की डेट में, तो उनको लड़ना किससे? भारतीय जनता पार्टी से। हम भी आज विपक्ष हैं। अरे अब सुन लो राजेश जी, सुन लो ना, फिर बोल नहीं पाओगे, फिर दिक्कत में आ जाओगे। आप क्या बोलना रोकोगे? आपको पता ही नहीं आपके नेता किसके दरवाजे डोल रहे हैं। सुन लो, अरे आप अपने नेताओं की चिंता करो, आप अपने नेताओं की चिंता करो। अभी देखना, अभी भगदड़ शुरू होगी, अभी भगदड़ शुरू होगी आपके यहाँ। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भगदड़ चालू हो गई है, जनता के बीच में जा नहीं पाते हो। सुनिए चौधरी साहब सुनिए भाई, सुनिए उनको रख लेने दीजिए अपनी बात, फिर अपनी बात रखिएगा। चौधरी साहब बोलने दीजिए, रोहित अग्रवाल को बोलने दीजिए। चुन के नहीं लाया था जनता आपको इसलिए चुन के नहीं लाई थी कि यहाँ पे राजशाही समझ के कुर्सी पे बैठ जाओ। जनता अपनी सेवा करने के लिए चुन के लाई थी। जो आपने किया है जनता के साथ, जनता ने देखा है। 2022 में आपको समेटने का काम क्या करेगी जनता? जिस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश से हो ना, पश्चिम उत्तर प्रदेश हो ना, अरे 70 साल तक सरकार नहीं बनी, 2014, 19, 21 गिनवा रहे हो। 70 साल तक देश की जनता ने 2021 में तो चुनाव आप हार गए थे। 2021 में तो पंचायत चुनाव में आपका साफ हो गया था।
70 साल तक जनता ने आपको आने नहीं दिया सत्ता और में, 3 बार चुनाव जीत के अपनी पीठ थपथपा रहे हो। अरे कुछ तो शर्म करो माफी वीरों। राजेश जी, 21 के उपचुनाव के परिणाम आपको शायद याद नहीं है। पश्चिम उत्तर प्रदेश से अपने आप को बता रहे हो, 67 जिला पश्चिम उत्तर प्रदेश में तुम्हारे नेता घुस नहीं पाते हैं, कुर्ता पहन के आते हैं, कुर्ता फड़वा के वापस आते हैं। कुछ तो शर्म करो माफी वीरों, कुछ तो शर्म करो। जनता आपको चुन के इसलिए नहीं लाई थी कि उसको नोटबंदी की लाइनों में लगवा के मरवा दो, किसान आंदोलन करवा के और 750 किसानों की शहादत करवा दो। यादव जी के चरणों में कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। आप तो अंग्रेजों के चरणों में लौटते थे, आप तो अंग्रेजों के चरणों में लौटते थे, अंग्रेजों के चरणों में लौटने वालों, कुछ तो शर्म कर लो, बनाने जा रही है। कुछ तो शर्म करो अंग्रेजों के चरणों में लौटने वालों, कुछ तो शर्म करो अंग्रेजों की दलाली करने वालों, अंग्रेजों की दलाली करने वालों, कुछ तो शर्म करो। राष्ट्रीय लोक दल का वहीं जाने का काम रहता है केवल, जहाँ सत्ता की मलाई। नहीं, आपको ज्यादा जानकारी होगी भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हो। नहीं, आपको ज्यादा जानकारी होगी। अतुल जी, दरअसल भाजपा अपनी नीति और नियति दोनों से भटक चुकी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस समय अनर्गल प्रलाप की ओर चली गई है। इसमें कहीं भी गलती राजेश जी की नहीं है। आप अपनी भाषाशैली देख रहे हो राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी के दरअसल प्रवक्ताओं की दिक्कत है कि वो कैसे आज बोल पाए। कृषि मुद्दों पे आप माफी मांगेंगे, 14 महीने आप अभी तक पक्ष रखते रहे, आज आप वापस लेने को अच्छा बता रहे हैं। प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक कदम है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति और नियति दोनों से भटक चुकी है, अवसरवादिता की ओर चली गई है और अवसरवादिता के चलते किसी को भी ज्वाइन करा ले, किसी को भी साथ ले आए। ये बौखलाहट 2022 में बड़ा परिणाम देने वाली है। राजेश जी, ठीक है। अजय यादव साहब, देखिए, हर एक व्यक्ति का अपना अधिकार होता है कि वो अपनी पार्टी को कैसे चलाए, किससे गठबंधन करे, किससे इनकार करे, लेकिन चाचा का इंतजार भी तो है। चाचा का इंतजार अगर लंबा हुआ तो ऐसे कयास लग रहा है कि कई दलों के साथ उनकी वार्ता हो रही है। कई दल है, खासतौर से खुद जो सत्ता में दल है वहां से भी शायद बातचीत का कोई दौर शुरू हो सकता है। आपको नहीं लगता कि जो अखिलेश को आप बता रहे हैं कि अच्छी लड़ाई वो लड़ रहे हैं, अगर ये हुआ तो रणनीतिक तौर पर चुनौती उनके लिए खड़ी होगी, क्योंकि शिवपाल का कद भी इतना छोटा नहीं है। ये देखिए, लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और जनता मन बना चुकी है अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। अरे अखिलेश यादव ने क्या मन बनाया है, चाचा को लाने का या नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। अरे वो उनकी हेडेक है, हमारी आपकी हेडेक नहीं। अरे हेडेक नहीं होता है भाई, ये रणनीति होती है। और आप सपा के नेता, आप हेडेक नहीं ले रहे, दिक्कत हो जाएगी। अपने नेताजी को समझाइए भाई, ये हेडेक तो लेना पड़ता है। चाचा बांग मार के रो रहे हैं। यादव जी जरा उनके बारे में तो बता दिए, चाचा का क्या करने वाले हैं? रो रहे हैं बेचारे दरवाजे जाकर के। अजय यादव साहब, अरे देखिए, अब वो उनका मन है, वो उनकी समस्या है, हम लोग उनके साथ, जनता साथ में। अतुल जी एक बात कहना चाहूंगा मैं, आज मुलायम सिंह यादव जी का एक बयान आया है। आज रामगोपाल यादव जी की किताब के विमोचन पर उन्होंने अपना भाषण दिया 7-8 मिनट का, मैं बड़ा 2-3 बार उनको गौर से सुना जी। तो उन्होंने कहा है कि जितने भी राज्य देश के अंदर, राजेश जी आजकल समाजवादी पार्टी के नेताओं को ज्यादा सुन रहे हैं, क्योंकि अपने नेताओं को सुनने के लिए तो थक चुके हैं, मालूम है झूठी बोलेंगे, तो इसलिए सपा के नेताओं को ज्यादा सुन रहे हैं, विपक्षी दलों के नेताओं को ज्यादा सुन रहे हैं। नहीं चौधरी साहब, हम समझ सकते हैं, आप अपने नेताओं को झूठ से परेशान हो। बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने नेताओं को सुनना छोड़ के विपक्षी नेताओं को ही सुनेंगे, क्योंकि अब अपनी जमीन खिसक चुकी है। होगा तो विपक्षी भी बड़ाई करते हैं, बड़ा दिल कर मुलायम सिंह जी कह रहे हैं ना। मुलायम सिंह जी बिल्कुल 2022 के बाद आप सिर्फ हमारी तारीफ ही करेंगे, चिंता मत करिए। 22 में जब जनता आपको विपक्ष में बैठाएगी तो उसके बाद आपको सत्ता की तारीफ करने के अलावा ही। ठीक है, अजय जी को बोलने दे। अजय जी देखिए बहुत इंतजार कर रहे हैं, सभ्यता के साथ आप लोगों को सुन रहे हैं, उनको बोलने नहीं दीजिए। ठीक है चौधरी साहब उनको बोलने दीजिए। अजय यादव साहब जी, जैसे ये आप कह रहे हैं राजेश चौधरी जी, बीजेपी वाली बात, तो आप देखिए इनका नारा था, सबसे पहले दिया था न गुंडा न भ्रष्टाचार। आज देखिए कहीं जाइए आप किसी प्रदेश में, कहीं पर भी क्या स्थिति है। 15 लाख रुपए देंगे, फलाना ये करेंगे, करते नहीं है। और समाजवादी पार्टी
यानी जो कहती है वो करती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जो कहा वो किया। तो बीजेपी तो ये मानिए आप घोषणा वाली पार्टी है, धरातल पे कुछ नहीं है। अब वो तो मालूम पड़ जाएगा सन 22 में जो चुनाव नहीं, होने अजय वाले यादव हैं, साहब, ये तो कहने वाली बात हो गई कि वो तो मालूम पड़ जाएगा 2022 में। मालूम तो आपको भी पड़ जाएगा, उनको भी पड़ जाएगा। अभी तो किसी को भी नहीं मालूम, अभी तो सिर्फ हवा में दावे चल रहे हैं। हम तो नहीं, हवा में दावे चल रहे हैं। और कहने वाले नेता है, तो कहने वाले नेता थे तो उनको इनकार क्यों कर दिया? और उसके बाद कई बार आप 15 लाख गिना रहे हैं, नोटबंदी गिना रहे हैं, ये मुद्दे प्रयोग में आ चुके हैं। आप पहले गिना चुके हैं, लेकिन जनता ने साथ नहीं दिया। अब यहाँ पर एक नया प्रयोग करने की आप तैयारी कर रहे हैं। जनता उस प्रयोग में कितना आपका भागीदार बनेगी, आपका साथ देगी, सवाल इस बात का है। रोहित अग्रवाल साहब, रोहित अग्रवाल, सवाल इस बात का है कि आरएलडी को भी जरूरत थी अपने अस्तित्व के लिए। जैसा आपने खुद स्वीकार किया कि जनता का हित सर्वोपरि जो नहीं समझेगा, कोई पार्टी हो, कोई नेता हो, कोई दल हो, उसका अस्तित्व खत्म हो सकता है। और शायद इसी वजह से आप अपनी एक गठबंधन की तैयारी में थे। लेकिन ये रिश्ता कितनी मिठास लेकर आ रहा है? सीटों को लेकर कितनी तैयारी है या क्या डिमांड है आपकी? रोहित अग्रवाल, रोहित अग्रवाल, बीजेपी की स्थिति क्या थी उस समय? बहुत छोटा दल था। अरे अब 84 की बात छोड़ दीजिए ना, अभी की बात करिए, वो मुझे पता है। ठीक है, जब ठीक है। रोहित अग्रवाल, रोहित अग्रवाल 200 कहां से होंगे आप बताइए? देखिए, आज जनता त्रस्त है भारतीय जनता पार्टी के जुमलों से। जनता थक चुकी है इनके झूठे वादों से, इनकी बातों से। आपके गठबंधन से क्यों जनता खुश होगी, ये बता दीजिए ना। रोहित, जनता पार्टी सिर्फ झूठों की पार्टी है और सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है। इनको ये तक नहीं पता होगा कि जिला पंचायती वाले चुनाव में कार्यकर्ता कौन है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के जवरिया जिला पंचायत भी बोलना है। आप ये देखिए, ये अपने आप को सरकारी पार्टी प्रवक्ता बताते हैं, जिनको एक पैसे का संस्कार नहीं है, जिनके शब्दों को आप देखने की स्थिति देखिए कि इनको भाषा की मर्यादा देखिए इनकी। ये आरएसएस की विचारधारा वाले हैं, ये इनकी भाषा इनका तो घमंड चूर जनता कर ही रही है। इनका तो नहीं, इनका तो घमंड चूर हो ही जाएगा। ये अपने आप को आरएसएस की विचारधारा वाले बताते हैं और ये आरएसएस की विचारधारा है कि इनको सिर्फ झूठ बोलना है। यहाँ पे आके इनको सिर्फ झूठ बोलना है। अरे किसानों को मरवा दिया, किसानों की दलाली करने वालों, आप कहाँ देश की बात करते हो? नहीं, अंग्रेजों की दलाली करने वालों कहाँ देश की बात करते हो? राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हो, आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ देने वाले हो। आप कहाँ बात करते हो राष्ट्रभक्ति की? नहीं, वो तो छवि अच्छी है। सारे ठेके इन्होंने लिए हैं, मंदिर वही बनाएंगे और भ्रष्टाचार किया राम मंदिर के अंदर, अयोध्या के अंदर किस तरीके। एक मिनट राजेश चौधरी, अब राजेश चौधरी, जब मैं आपके पास आऊं तब बोलिएगा। राजेश चौधरी, धारा प्रवाह नहीं सर, प्लीज, धारा प्रवाह नहीं। राजेश चौधरी, जब मैं आपके पास आऊंगा तब आप कमेंट करिएगा। राजेश चौधरी, एक मिनट, मैंने अग्रवाल साहब से सवाल किया है, उनसे सवाल का जवाब ले लूं, उसके बाद आप उनको जवाब दे दीजिएगा। राजेश चौधरी, ठीक है। अग्रवाल साहब, मेरा सवाल आपसे यह था कि वो झूठ बोलते हैं और आप सच बोलते हैं। चलिए, मैंने मान लिया, जनता क्यों मानेगी भाई? इसके पहले भी आपने बहुत किसानों का हित करने की बात कही थी। आपकी पार्टी ने खुद कितना हित किया, जनता ने आपको इसीलिए नकारा ना, और इसीलिए आपको गठबंधन की जरूरत पड़ रही है। सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। ये मिठास कितना है, ये मिठास कितनी है? राजेश चौधरी, एक मिनट। अग्रवाल साहब शांत हो जाइए। अग्रवाल साहब आप शांत हो जाइए। रोहित अग्रवाल आप शांत हो जाइए। राजेश चौधरी, अब आपसे मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूं सर, शांत हो जाइए। जब अपनी बारी आएगी आप बोल लीजिएगा। काउंटर करिए तो छोटा करिए ताकि दर्शक सुन पाए, वरना आप उधर से बोल रहे हैं, ये इधर से बोल रहे हैं, दोनों एक दूसरे को बोल रहे हो, हम किसी को नहीं सुन पा रहे। रोहित अग्रवाल, मिठास है आपके गठबंधन की, आपको मुबारक है, लेकिन इस मिठास से जनता को क्या मिलेगा? अगर आप कहते हैं बीजेपी कांग्रेस किसी ने किसान का भला नहीं किया, तो वो दल जो कि किसान के वजह से ही जाना पहचाना जाता है, उसने कितना भला कर दिया था, तभी शायद आपको नकारा गया होगा। तभी आपको लगता है कि हां आज गठबंधन की जरूरत है। वो भी आपका अधिकार है, लोकतंत्र में, राजनीति में वो आपका अधिकार है, उस पर हमें किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन जनता उस पर क्यों विश्वास करे, और सीट कितनी आपको चाहिए जिसको लेकर अभी तक बात नहीं बन पाई है? नहीं, देखिए, यहाँ सीटों का कोई झगड़ा ही नहीं है। और मैं आपको बता दूं, हम शुरू से कहते आए हैं कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल समान विचारधारा के दल हैं, और चौधरी चरण सिंह जी द्वारा लगाए गए वृक्ष की टहनियां हैं। दोनों ही चौधरी चरण सिंह जी ने लगाए थे। मुलायम सिंह जी भी चौधरी चरण सिंह जी के साथ काम करते थे। तो हमारे पूरा देश जानता है ये चीज, ये कहीं से छुपा हुआ नहीं है।
और राष्ट्रीय लोकदल हमेशा किसानों के लिए तत्पर है। आपको पता होगा जब किसान आंदोलन में 26 जनवरी को ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाले साजिश करके और 28 जनवरी को राकेश टिकैत जी रोने लग गए थे, तब चौधरी अजीत सिंह जी का फोन गया था और उन्होंने कहा था हम आपके साथ हैं, और तब वो किसान आंदोलन बच पाया था, वरना इन्होंने तो किसान आंदोलन को समेट देने का काम किया था। और आज आप उसका निष्पक्ष जो उसका स्थिति है वो आप देखिए ना क्या निकल के आया सामने। देखिए ये चौधरी साहब अगर बीच में बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। आप क्या निकल के आया, आज स्थिति ये है कि आपने माना, भारतीय जनता पार्टी ने माना कि किसान आंदोलन जो हो रहा था वो सही था और हमारे द्वारा लाए गए बिल गलत थे, और उसका क्या क्या स्थिति निकली कि आपने किसानों का निरंतर अपमान किया। आपने कहा खालिस्तानी, आपने कहा पाकिस्तानी, आपने कहा कि साहब ये देशद्रोही हैं, और स्थिति क्या निकली कि आप आज मान रहे हैं कि आपसे गलती हुई थी, आपने जनता से माफी मांगी। तो देखिए ये अहंकार ठीक नहीं है, और आपको ये समझना पड़ेगा अगर जनता कुछ कह रही है तो जनता आपसे ज्यादा समझदार है। आप उन किसानों को अनपढ़ बता रहे थे जो किसान आपके किसान बिल को तुरंत समझ गए थे और वो आंदोलन पे बैठ गए थे। आज 1 साल तक परेशान होने के बाद आज आपने बिल वापस लिए चलिए, हैं। आपने सारी बातें बड़ी ईमानदारी से कह दी, लेकिन एक बात पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है, वो ये कि सीटों का कोई लफड़ा नहीं है या सीटों को लेकर कोई चिंता नहीं। अगर सीटों को लेकर कोई चिंता नहीं होती तो ऐलान करने या मुलाकात करके इस तरीके से मंथन करने की कोई जरूरत नहीं होती। कुलभूषण भी कुछ कह रहे हैं आप, एक कमेंट आपका, उसके बाद में राजेश चौधरी के पास जाऊं। निश्चित तौर पे मैं यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से विज्ञापन जीवी और चुनाव जीवी हो गई है कि चुनाव है तो मुमकिन है, इससे इनको 2022 में इनका अहंकार खत्म होने जा रहा है। ये राम का नाम लेते हैं, अभी जैसा राजेश जी बीच में जिक्र कर रहे थे, राम की कथाएं इन्हें नहीं पता है। अभी अमित शाह जी बता रहे थे कि भरत ज्ञान लेने गए थे, वो भी सुशासन का। रावण का शासन इनके लिए सुशासन है, इसीलिए आज उत्तर प्रदेश और देश की यह स्थिति है। सिर्फ मैं यही पूछ रहा था, ये माफी कब तक मांगते रहेंगे और किसके लिए मांगते रहेंगे? वैसे तो ये माफी वीरों की पार्टी है। राजेश चौधरी, देखिए कांग्रेस की क्या दयनीय हालत इन लोगों ने कर दी है, बहुत अच्छी तरह से आप उत्तर प्रदेश के अंदर जानते हो क्या हालत है इनकी। मुझे तो तरस आता है इनके नेताओं पर, कभी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। यही तरस आपको 22 में सीख दे रहा है। ये परिवार में, सुनिए भाई सुनिए, और आज कहीं इन दोनों के बीच में मैच चल रहा है। एक मुस्लिम समाज के वोट को समाजवादी पार्टी खींचे या कांग्रेस खींचे। हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं बड़े मजबूती के साथ, हर बूथ पर हमारा कार्यकर्ता है, हर बूथ पर हमारी कार्यकारिणी है 21 लोगों की। हर कोई ऐसा उत्तर प्रदेश के अंदर बूथ नहीं है। पूरे देश का पैसा और एजेंसियों को फंडिंग बना के जब आप पार्टी के लिए लगा देंगे तो यही स्थिति होगी राजेश जी। इनका काम है राजेश जी, हर सरकारी एजेंसी को आप फंटल बनाए हुए हैं। मुझसे ज्यादा फिर बीच में नहीं बोल नहीं तो आप जो भी बोलेंगे वो आप सही बोल रहे हैं क्या? आप सारी एजेंसी फंटल नहीं बनाए हुए हैं। देश को 60 साल तक बेईमानी भ्रष्टाचार और 60 साल 70 साल में वो किया जो आज आप बेच रहे हैं राजेश जी। आप जो एयरपोर्ट बेच रहे हैं, जो पोर्ट बेच रहे हैं, जो यदि सरदार पटेल देश के प्रधानमंत्री बने होते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। सबसे बड़ी आप तो उस समय की बात ही मत करिए। आप तो राजेश जी, तब आपकी पार्टी तो पैदा भी नहीं हुई थी। कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाई थी, आपकी पार्टी तो आजादी 2014 में दिला रही है। 2014 से पहले मोदी जी और अटल बिहारी वाजपेयी परतंत्र भारत के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हुए थे। अरे राजेश जी, थोड़ी सम करिए। 2014 में आप आजादी दिलाते हैं और आप बात सरदार पटेल साहब की जाके करते हैं। सरदार पटेल साहब कांग्रेस के नेता थे। आप मान लीजिए कि कांग्रेस के नेताओं ने देश के लिए अच्छा किया, आप लोग तो माफी मांगते रहे, अंग्रेजों से सौदा करते रहे, अंग्रेजों के पक्ष में खड़े रहे। राजेश जी, आप सरदार पटेल को अपना नेता मानिए और कहिए, आप मानिए नेहरू जी को अपना नेता, जिन्होंने इस देश को दिशा दी है। कभी रहेगा राजेश जी, आप मानेंगे, आप सरदार पटेल को भी नेता मानेंगे अपना, और नेहरू को भी अपना नेता मानेंगे, और आप इंदिरा जी को भी अपना नेता मानेंगे। राजेश जी, मानते रहिए, क्योंकि ये देश बनाया है 70 साल में जो आज आप बेच रहे हैं, और बहुत जल्दी आपसे वो मौका छिनने वाला है। अब गिने चुने दिन बचे हैं। ठीक है अजय यादव साहब, देखिए मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जब हम डिबेट की शुरुआत करते हैं तो तमाम दल ये कहते हैं कि मुद्दों पर हम जाएंगे। बेरोजगारी मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है, उसके साथ साथ व्यापार भ्रष्ट हो गया, खत्म हो गया, पूरी तरह से नष्ट हो गया, वो भी मुद्दा है, जनता का हित मुद्दा है। और अब आ गए अंग्रेजों पर। पहले प्रधानमंत्री और पटेल उनको लेकर, सावरकर ने माफी मांगी, अंग्रेजों की माफी इन्होंने मांगी। अगर यही मुद्दे हैं तो असल में वाकई जो आप मुद्दे शुरुआत में गिनाते हो कोई मुद्दे नहीं है।
फिर भी हर बार ये होता है, हर बार चुनाव में हमको आदत पड़ चुकी है सुनने की, और परिणाम तक, जब तक परिणाम आता है तब तक दावा भी हम सुनते रहते हैं। अजय यादव से मैं जानना चाहता हूं कि इस गठबंधन से और शिवपाल से अगर दूरी ऐसे ही रही तो आपको लगता है कि हां वाकई वो टक्कर आप बीजेपी को दे पाएंगे जिसका आप दावा कर रहे हैं? देखिए, गठबंधन हो, आऊंगा 10 सेकंड अजय जी, मैं बोल लूं उसके बाद आप बोलिएगा। अच्छा ठीक है, रोहित अग्रवाल आप ही बोल लीजिए रोहित अग्रवाल। हाँ अजय, राजेश चौधरी जी एक बहुत मुख्य बात भूल गए थे भारतीय जनता पार्टी की, कि 75 के 75 जिलों में 5 स्टार ऑफिस भी है भारतीय जनता पार्टी का। जनता के घरों को तोड़ के और 75 जिलों में 5 स्टार ऑफिस बनाए हैं, जनता के पैसों से लूट मच करके। हम और इसका विस्तार करने, राजेश जी के नोटबंदी की ताकत है। राजेश जी, नोटबंदी की दम पे वो 75 जिलों में कार्यालय बने हैं। वो नोटबंदी की आपकी कमाई है, वो नोटबंदी की काली कमाई है जो भाजपा कार्यालय। अब आपने 10 सेकंड मांगा था, मैंने 10 सेकंड दे दिया। अगर बीजेपी के कार्यालय और दफ्तर आपका मुद्दा है तो मैं माफी चाहूंगा। कांग्रेस ने भी बहुत सालों तक अपने बहुत दफ्तर बनाए, वो बनाना भी चाहिए भाई, पार्टी है, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो अपने फंड से बना रहे हैं, वो अलग विषय है, मैं उस पर नहीं जाता। उसको लेकर कोई दिक्कत है आप कोर्ट जाइए, ये विषय नहीं है। अगर ये विषय है तो उसको भी आप कहिए कि मेरे मैनिफेस्टो में इस मुद्दे पर हम जाएंगे, किस मुद्दे पर भी हम लड़ाई लड़ने वाले हैं कि उनके कार्यालय बन गए, दफ्तर बन गए, वो अलग विषय है सर, वो अलग विषय है। सालों तक कांग्रेस के भी तमाम जगहों पर पूरे देश में दफ्तर बनते रहे और बने, ऐसा नहीं है कि नहीं बने। अब 5 स्टार, 7 स्टार, 3 स्टार कौन थे मुझे नहीं पता। बहरहाल अजय यादव से मेरा सवाल था, अजय यादव को बोलने दीजिए, अब अजय यादव को बोलने दीजिए। अजय यादव साहब, अजय यादव आप बोलिए। चौधरी साहब शांत हो जाइए, चौधरी साहब शांत हो जाइए। अजय यादव, ये बिल्कुल ठीक है। वही तो करने को नहीं जिन मिल रहा मुद्दों पर, अरे चुप रहिए भाई राजेश जी, बोलिए हमको बोलने दीजिए। हाँ, जिन मुद्दों पर जो सरकार बनाई थी लोगों ने समर्थन किया था, आज स्थिति क्या है? आप जाइए मंडियों में 1100-1200 रुपए 1 लाख तक के किसान के कर्जे माफ हमने किए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के। आपको सिर्फ आंकड़े आपके, सिर्फ आंकड़े, किसान किस स्थिति से जूझ रहा है उसका आपको कोई अंदाज है? कागजों में माफ करते हैं और भाजपा कार्यकर्ताओं को भेज देते हैं आप। मंत्रिमंडल की बैठक में ये प्रस्ताव आया, 6वें दिन मंत्रिमंडल की बैठक केवल इसलिए 1 लाख रुपए छोड़ने से चलता है। देखिए बेसिक समस्या क्या है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अजय यादव किसान है, मंडियों में जाइए आप, धान बिक रहा 1100 रुपए 1200 रुपए। किसानों की ये स्थिति हो गई है, रोता हुआ जाता मंडी, रोता हुआ आता है। और रोजगार अजय यादव साहब, सुनने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। समाजवादी पार्टी के दौर में ऐसा नहीं था कि वो हंसते हुए जाता था और खिलखिलाते हुए आता था। किसान की हालत तब भी है सर, कुछ नया बताइए। नहीं धान जो है वो है। नहीं, अगर आप कहेंगे कि समाजवादी पार्टी के दौर में वो खुशी के साथ जाता था और खिलखिलाते हुए आता था तो मैं ये भी नहीं मानूंगा। पहले भी वही हाल था, अभी भी वही हाल है। इस बार आपके गठबंधन यही मुद्दा है अतुल जी, पहले भी यही हाल था, आज भी यही हाल है। इन्होंने बदला क्या जो ये लेके आए थे? कांग्रेस के समय से भी यही हाल था और यही हाल है। आपको भी जोड़ लेता हूं उसी में। बिल्कुल अतुल जी, बिल्कुल वही हाल है। ये इसी दावे पे आए थे पार्टी विद डिफरेंस, और कहां पहुंच गए आज? 60 साल में आप नहीं बदल पाए, 10 साल में वो क्या बदलेंगे? नहीं अतुल जी, बहुत विकास हुआ, तभी आज बैठे हम लोग बहस कर रहे हैं। नहीं, बहस तो खैर कांग्रेस की वजह से नहीं कर रहे हैं, बीजेपी की वजह से नहीं कर रहे हैं। राजीव जी लेके आए थे। अरे ठीक है भाई, लाए थे, सरकारों का यही काम होता है, लाना उनका काम होता है, एस्टेब्लिश करना उनका काम होता है। तब उन्होंने विरोध किया था, आज आप कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। 2 एकड़ से भी कम जिनकी जोत है, 2 एकड़ से भी कम जिनकी जोत है, उन किसानों के लिए वो कानून कितना सही था ये भी एक प्रश्न था। लेकिन वो अलग विषय है कि अब उसको रिपील करने की बात आ गई। आपके ही दौर में यही कृषि कानून, सुन लीजिए कुलभूषण जी, आपके ही दौर में इसी कृषि कानून को लेकर बकायदा प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई थी। वो अलग बात है कि आज ये किसी वजह से पीछे हट गए, मैं उस पर नहीं जाता। लेकिन अब कृषि कानून को लेकर अलग विषय है। यहां पर मुद्दा यह है कि आप गठबंधन कर रहे हैं, आप एक तरफा लड़ रहे हैं, आप अकेले लड़ रहे हैं, जनता किस तरफ जाए, क्योंकि सब शानदार लड़ रहे हैं। कुलभूषण जी, राजेश चौधरी, अब शांत हो जाइए। धारा प्रवाह बोले जा रहे हैं, आप कोई मतलब नहीं है इससे बोलने का, आप बोले जा रहे हैं सर, कोई मतलब नहीं है ना, कोई नहीं सुन रहा है। कुलभूषण जी बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट, बहुत शार्प, मेरे पास समय नहीं है। आप अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको शुभकामना मेरी तरफ से।
लेकिन निश्चित तौर पर इस गठबंधन से आपकी लड़ाई क्या कमजोर नहीं होगी? झूठ बोलते हैं, 2G स्पेक्ट्रम की घोटाला बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है। अब छोड़िए ना भाई 2G स्पेक्ट्रम, अभी क्या आइए ना गठबंधन पे आइए। आप अकेले लड़ रहे हैं, वो गठबंधन में लड़ रहे हैं। उल्लंघन किया, उसकी सजा इन्हें 2022 और 2024 में मिलने वाली है। जनता इनका चाल चरित्र चेहरा देख चुकी है। सरकार किसकी बनेगी? डिफरेंस के नाम पर आने वाले सरकार किसकी बनेगी? सिर्फ झूठे सरकार किसकी बनेगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल राइट। कांग्रेस की बनेगी। अच्छा ठीक है, ठीक है अग्रवाल साहब, सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, गठबंधन करती रही है, कांग्रेस आ रही है। हो गया भैया कुलभूषण जी, हो गया अग्रवाल साहब, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, आरएलडी और सपा गठबंधन करते रहे। नहीं देखिए, एक बात समझ लीजिए, मैं कांग्रेस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस भी आज विपक्ष में बैठी है और हम सत्ता से लड़ रहे हैं। जब सत्ता से हम लड़ रहे हैं तो आज जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता की स्थिति कर दी है कि आज जनता की स्थिति दयनीय है। एक साल तक किसान आंदोलन करते हैं, उसके बाद उनको उनके बिल वापस होते हैं, उसके बाद भी उनको उनका हक नहीं मिलता है। तो ये समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कि जनता ने आपको राजशाही के लिए नहीं चुना था, आपको लोकतंत्र में चुन के लाई थी। चौधरी साहब फाइनल कमेंट, बहुत शार्प। मुद्दा वही है, उसी के इर्द गिर्द ये लड़ाई लड़ने जा रहे हैं आपसे गठबंधन करके। देखो, सपा बसपा आरएलडी कांग्रेस आई, चोर चोर मौसेरे भाई, इनका सबका एक एजेंडा है, किसी भी तरह से सत्ता की मलाई चाटें। ठीक है, नहीं सत्ता का सुख तो सभी भोगना चाहते हैं, आप सत्ता के सुख के लिए नहीं आए और चला जाता है। बहुत शुक्रिया अग्रवाल साहब, चौधरी साहब, त्रिपाठी साहब और अजय यादव आपका भी। तो मौजूदा दौर में जयंत और अखिलेश की मुलाकात के बाद सीटों का बंटवारा कैसे होगा, कितना होगा, क्या उसका आंकड़ा होगा, ये अलग विषय है। लेकिन शिवपाल से विलय होगा या फिर उनकी पार्टी के साथ गठबंधन होगा कि नहीं होगा, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है और इसी पर टकराव है। और इसी को लेकर ये बार बार प्रश्न उठ रहा कि परायों से तो प्यार, लेकिन अपनों से क्यों इनकार। नमस्कार।